स्वागत है बच्चों आपका आपके हिंदी की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने पाठ का एक्सप्लेनेशन, पाठ की व्याख्या, पाठ जो कविता है आपका, कविता की व्याख्या हमने पढ़ा, काव्य सौंदर्य पढ़ा और उसके बाद पाठ का, कविता का सार हमने जाना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम पाठ पुस्तक जो आपकी आरोह है भाग 2, उसके पाठ के पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका उत्तर और उसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आप देखेंगे कि जो पाठ्यपुस्तक में आपके पाठ के पीछे के प्रश्न हैं वो और जो कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं दोनों में कुछ अंतर मिलेगा। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, आपको पूरा पाठ अच्छे से तैयार होना चाहिए, पाठ की व्याख्या आपको आनी चाहिए, पाठ में क्या बताया गया है वो समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपको पाठ के बारे में पूरा पता है, पाठ का सार पता है, पाठ में कवि ने क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया है वो पता है आपको, तो आप पाठ से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ज़रूर बता पाएंगे। और इसी के साथ साथ यह भी बताता चलूँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, तो जो आपके पाठ में पाठ के पीछे के प्रश्न हैं वही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कुछ वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो प्रश्न आपके पाठ के पीछे दिए गए हैं तो उसका औचित्य क्या है, तुरंत आपके मन में आएगा, क्या ज़रूरत थी। तो वो जो पाठ के पीछे के प्रश्न दिए गए हैं वो एक केवल आपको नमूना मात्र हैं, आपको एक सैंपल दिया जाता है, आपको एक आदर्श प्रश्न पत्र का आदर्श प्रश्न का एक स्वरूप आपके सामने, प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ ऐसा ही प्रश्न बन सकता है। तो कैसा कैसा प्रश्न बन सकता है ये हम, और उसका उत्तर हम कैसे देंगे, हमें उस प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा, इसके बारे में जानने के लिए हमें पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा। तो अगर आपको पाठ के बारे में जानना है तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आते हैं पहले प्रश्न पर, चलते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपका पाठ है पतंग, जो कि कविता है आलोक धनवा जी द्वारा रचित, उससे कुछ संबंधित प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। देखते हैं क्या कुछ है उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। जहां आपको अपने शब्दों की बात आती है वहां आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने शब्दों का प्रयोग करके बताने के लिए। और सीबीएसई के स्टूडेंट हैं आप, तो पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने की प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा घुमा फिराकर उत्तर को बहुत बड़ा करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर मिलना है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन्हीं बातों को लिखिए। तो जहाँ ये ऐसी बातें परिवर्तन दिखाया है, तो जो परिवर्तन हैं उनको अगर आप पॉइंट वाइज बताते हैं, आप उनको बिंदुवार बताते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। एग्जामिनर आपका कोई एक पॉइंट पढ़ेगा, उसे पता चल जाएगा कि आपने क्या कुछ लिखा है और उससे आपको नंबर मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने बहुत विस्तृत लिखा है पैराग्राफ वाइज तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती है। तो एग्जामिनर को, परीक्षक को जितनी आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने में उतने ही नंबर आपके अच्छे मिल सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि हम किन प्रश्नों का उत्तर पॉइंट में लिखें, किन प्रश्नों का उत्तर हम पैराग्राफ में विस्तृत तरीके से बताएं। तो अगर क्वेश्चन में कैसे पूछा है तो कैसे का उत्तर आप इस प्रकार से कहते हुए पॉइंट वाइज बताइए। क्यों पूछा है तो क्यों का उत्तर दोनों तरीके से हो सकता है। आप कोई 2 कारण बता दीजिए, कोई आप 3 कारण बता दीजिए पॉइंट वाइज, या फिर आप उसको विस्तृत तरीके से पैराग्राफ वाइज बताइए, दोनों सही होगा। लेकिन जहाँ पर कैसे विशेषताएं पूछता है
वहाँ पर हमें पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट वाइज ही बातें लिखनी होती हैं, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, क्या परिवर्तन दिखाएं, तो कई परिवर्तन बताए थे कि जैसे ही शरद आता है, बरसात जाती है, भादों का महीना बीत गया रहता है, भाद्रपद जिसको हम कहते हैं, तो शरद ऋतु में तरह तरह के दृश्य उन्होंने बताया। क्या, सुबह का दृश्य मनोरम, खरगोश की आंखों जैसा लाल, और इसके साथ साथ जो आसमान है पूरा खुला आसमान, साफ, कहीं किसी प्रकार का कोई बादल नहीं, बारिश का मौसम नहीं, चारों तरफ पूरा उजाला, खुला आसमान रहता है। ये सब बातें आप उत्तर लिखते समय बताएंगे। क्या, इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। सावन महीने में तेज बौछारों के तथा भादो माह के समाप्त होने पर शरद माह का समय आता है। इस माह में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब निम्नलिखित आपने कर दिया तो किन्हीं 3 किन्हीं 4 बातों को आप आराम से बता सकते हैं। पहली बात क्या है, शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है, कवि ने बताया ही था। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की आँखों की भांति लाल दिखाई पड़ती है। दूसरा पॉइंट, शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। और शरद ऋतु में धूप चमकीली होती है, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। इन्हीं 5 पॉइंट को आप लिख दीजिए, ये आपका पूरा उत्तर तैयार हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। ये सब विशेषता बता रहे हैं, रंगीन, पतला ना, कमानी पतली वाली ना, ये सब विशेषता बता रहे हैं किसकी, पतंग की। तो आपको पतंग के बारे में पता ही है, पतंग कैसी होती है और वो हल्की क्यों होती है, जिससे ज़्यादा ऊंचाई पर जा सके। उनमें हल्के सामानों का प्रयोग किया जाता है, क्यों, जिससे कि वह ऊंचाई पर जाने के बाद भार ना रहे उसमें। इसके साथ साथ रंगीन भी होती है। रंगीन होने का कारण क्या है, जितनी रंगीन होगी आकर्षक रहेगी, ऊंचाई पर जाने के बाद वह अच्छे से दिखाई पड़ेगी। अगर आसमान के रंग की ही रहेगी तो आसमान में पतंग जब ऊपर उड़ करके जाएगी तो पतंग दिखाई नहीं पड़ेगी कैसे है। इसीलिए रंग बिरंगी होती है, जिससे कि अगर कितनी ऊंचाई पर है तो दिखे भी कितनी ऊंचाई पर है ना, क्या कुछ है देखते हैं। कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। क्यों, इन विशेषणों के माध्यम से पतंग की विशेषता बताना चाहता है कवि। पतंग को हल्के कागज़ और सबसे पतली कमानी से इसलिए बनाया जाता है ताकि पतंग को बच्चे आसानी से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। पतंग में रंगीन कागज़ का प्रयोग बच्चों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ये इसका उत्तर हुआ। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। बिंब से मतलब, बिंब का मतलब छाया से है। तो कविता में कौन सी छाया, छाया तो हम लोगों की जब पीछे से रोशनी पड़ती है तब बनती है ना, सामने से रोशनी तो पीछे हमारी छाया बनेगी। तो ये कविता में क्या है, कविता में छाया जो बनती है, जो बिंब बनता है, उसको पढ़ने के बाद कैसा भाव पाठक के मन में आ रहा है, कवि ने जो यहाँ शब्दों का प्रयोग किया है, वे कैसा बिंब प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं या फिर ग्रहण करने वाले हैं, इन सब के बारे में है। तो बिंब क्या होते हैं, बिंब के बारे में पहले जानते हैं। मुख्यतः जो बिंब होता है, बिंब के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। दृश्य बिंब, दृश्य बिंब का मतलब जिसको हम देख सकें। श्रव्य बिंब, जिसको हम सुन सकें। ठीक, इसके साथ साथ अगला जो है आपका घ्राण बिंब है। तो घ्राण क्या होता है, जिसको हम सूंघ सकें। ये सब जो कविता की पंक्तियाँ होती हैं उन्हीं में लिखी गई रहती हैं। इन सब को हम जब कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो कविता की पंक्तियों को पढ़ते समय ही हम जान पाते हैं कि कौन सा बिंब आया है। इसके साथ साथ घ्राण बिंब के बाद स्वाद बिंब और स्पर्श बिंब भी आता है। स्वाद बिंब का मतलब उसको पढ़ने के बाद हम कैसा
स्वाद का आनंद ले पा रहे हैं। और इसके बाद स्पर्श बिंब का मतलब उसको पढ़ने के बाद छूने जैसा आभास हो रहा है कि नहीं। तो ये जो बिंब होते हैं, बिंब कितने होते हैं उनको आप जानते रहिएगा। दृश्य, श्रव्य, कौन कौन से हैं बिंब के प्रकार जो हैं, बिंब के जो प्रकार हैं उनको आप जानते रहिएगा। दृश्य, श्रव्य जिसको हम सुन सकें। तीसरा एक होता है ये घ्राण, जिसको हम सुगंध से संबंधित है ये। और चौथा है स्पर्श बिंब, जिसको ऐसी पंक्तियाँ जिनको पढ़ने के बाद हमें स्पर्श करने जैसा महसूस होता है। और पांचवा जो आपका है दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श, और इसके साथ साथ जो आपका पांचवा है वह स्वाद का है। ये सभी बिंब के प्रकार हैं और ये आप जब काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो उन्हीं में हमें ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ये आपको एक कविता की लाइन दी गई है कुछ यहाँ, इनमें आपको केवल दृश्य मिलेंगे, श्रव्य मिलेंगे और स्पर्श मिलेंगे। तीन ही मिलेंगे। कौन कौन से? ये आपको ये वाले मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे और ये मिल जाएंगे। यही तीन बिंब आपको इन काव्य पंक्तियों में मिलेंगे। इनके अलावा ये जो स्वाद है और ये जो स्वाद है ये स्वाद और ये इन दोनों बिंबों का प्रयोग आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो मिलेंगे कौन कौन से? मिलेंगे केवल आपके ये और ये मिलेंगे। आइए पढ़ते हैं काव्य की पंक्तियों को और पता लगाते हैं कि कौन कौन से बिंब इसमें प्रयोग हुए हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। तो बौछारें जो होती हैं, ये बौछारें कौन सी हैं? ये बौछार को हम देख पाते हैं, जब बारिश होती है तो हम केवल इसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? दृश्य बिंब होगा। और दृश्य बिंब में भी गतिशील, गतिशील का मतलब ये चली गई हैं, जाने की बात कर रही हैं, जाने और आने की बात हो रही, तो ये गतिशील दृश्य बिंब है। और इसके बाद सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। तो जो ये सवेरा होने की बात की गई है, तो ये जो सवेरा हुआ है वो कैसा है? सवेरा जब होता है तो इसको हम देखते हैं, सवेरा होने पर हमें ये दिखाई पड़ता है, तो ये दृश्य बिंब होगा। और सुबह का समय थोड़ी देर तक रहता है, तुरंत ही नहीं बीत जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्थिर दृश्य बिंब होगा। ठीक। इसके बाद अगला आपका है खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। तो ये जो लाल सवेरा है ये भी हमें दिखाई पड़ता है, जैसे सुबह का दृश्य तो दिखाई पड़ता ही है, उसमें भी लाल रंग का है, थोड़ा आकर्षित करने के लिए बताया गया है। तो ये भी आपका क्या हुआ? ये दृश्य बिंब हमारे सामने प्रस्तुत है। इसके बाद पुलों को शरद आया, पुलों को पार करते हुए। तो जो शरद है वह पुल है, पार करते हुए। शरद ऋतु दिखाई पड़ती है, लेकिन ये भी पुल को पार करते हुए, मतलब ऋतु आएगी चली जाएगी, फिर आएगी फिर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये गतिशील क्या है? गतिशील का मतलब जो चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर दृश्य बिंब हुआ और वो भी गतिशील। इसके बाद अपनी नई साइकिल
को तेज चलाते हुए। तो साइकिल को तेज चलाते हुए क्या है, साइकिल कोई तेज चलाएगा तो हमें दिखाई पड़ेगा आँखों से, तो जब जो दिखाई पड़ रहा है वो दृश्य बिंब हुआ। और साइकिल चल रही है तो गतिशील है, ये भी गतिशील दृश्य बिंब। ठीक, इसके बाद घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी की आवाज़ हमें सुनाई पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, श्रव्य बिंब। यहाँ पर ये घंटी की आवाज़ श्रव्य बिंब हो गया। इसके बाद चमकीली इशारों से बुलाते हुए, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, तो कोई इशारा करता है तो हमें दिखाई पड़ता है, तो ये भी दृश्य बिंब हुआ। इसके साथ साथ आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो कोई देखिए आकाश को मुलायम बनाते हुए, तो ये जो मुलायम है, मुलायम क्या है, मुलायम को हम स्पर्श करते हैं, पता करते हैं, लेकिन आकाश को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हमने आपको कहा ना कि इसमें स्पर्श भी मिलेगा, तो जिसको हम स्पर्श कर सकें, ऐसा भाव आए, तो मुलायम हम स्पर्श करके बताते हैं ना, छू करके बताते हैं कि मुलायम है, देख करके नहीं। लेकिन आकाश, आसमान ऊपर होता है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो उसको हम देख कर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्य बिंब। ठीक है ना। इसके बाद पतंग ऊपर उठ सके, और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे जो मुलायम होता है उसको हम छू करके ही बताते हैं, लेकिन वह दूर से दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर दृश्य बिंब को हम ज़्यादा प्रधानता देंगे। स्पर्श बिंब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुलायम को की बात की गई है, तो ये हम यहाँ पर स्पर्श दृश्य बिंब कह सकते हैं। आगे पतंग ऊपर उठ सके, ये भी पतंग ऊपर जाती है तो हमें दिखाई पड़ती है ना, ये भी दृश्य बिंब हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इन काव्य पंक्तियों में जो भी लाइनें हमें यहाँ जो भी पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें कौन से बिंब हैं, तो यहाँ पर अगर हम कहें बौछारें गई भादो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका दृश्य हुआ। आँखों जैसा लाल सवेरा, ये भी दृश्य हुआ। और शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो ये पुलों को पार करके आ रहा है, तो इसके अच्छा सवेरा हुआ भी है ना, तो ये सवेरा हुआ भी इसी में आ जाएगा। लाल आँखों जैसा, दोनों में ये दृश्य बिंब ही होगा। ठीक है ना। और इसके बाद पुलों को पार करते हुए, इसमें भी ये देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ गतिशील जोड़ देंगे हम, गतिशील दृश्य बिंब। ऐसे ही यहाँ भी ये जो बौछारें गई हैं ये भी गतिशील ही बताएंगे हम। इसके बाद ऐसे ही चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और उसके साथ साथ ये अब जितने भी बिंब थे उन सभी को हमने यहाँ आपको नीचे उत्तर बताने के साथ साथ ये व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ मिला है, तो इसका आप देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा बिंब कहाँ प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो वही कपास से रुई निकलती है, कपास बहुत मुलायम होती है, बच्चे भी जन्म से लेकर के युवा अवस्था तक हम कह सकते हैं वो बच्चे कोमल ही रहते हैं, मृदुल रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, सफ़ेद का मतलब निष्कलंक, वैसे ही बच्चों में बच्चे भी निष्कलंक होते हैं, मुलायम होते ही हैं, मृदुल होते हैं, शुद्ध होते हैं, वे किसी से द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं, अर्थात बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। वो किसी से भी
द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। एक बात और आई है कि कपास में चोट सहने की क्षमता होती है। उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी हल्का व मुलायम होता है, जिसके कारण वे चोट को आसानी से सहन कर जाते हैं। ये पतंग वाली कविता में बताया गया है। कब? जब वो लचीलापन के साथ साथ ये बताते हैं कि कभी कभी खतरनाक किनारों से जब वह चोटिल हो जाते हैं, तो चोटिल होने के बाद फिर वह बच भी जाते हैं, तो वह निडर हो जाते हैं। वो वाली बातें यहाँ मेंशन की गई हैं। इसके बाद पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? बच्चे तो उड़ते नहीं हैं। बच्चों का उड़ान से मतलब ये है कि जब पतंग उड़ती है तो वो इतने खुशी हो जाते हैं, वो इतने उसमें रम जाते हैं, वह उसमें खो जाते हैं। उसी में खोने के साथ साथ वह उनकी जो पूरी ये समझ लीजिए कि उनका जो पूरा ध्यान है वह पतंग के साथ ही चलता रहता है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पतंग के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। पतंग उड़ाते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वह खुद भी उड़ रहे हैं, इतने खुशी रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुँचा देते हैं। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। उड़ाते समय वह अधिक उत्साहित रहते हैं, वह भी पतंग की भांति आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ पंक्तियां आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हैं, इनको पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना होगा। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अभी यही मैंने आपको बताया, और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। प्रश्न क्या क्या है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दिशाओं को तो कोई बजा नहीं सकता। तो यहाँ दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय, वैसे भी पतंग उड़ाते समय बच्चों को कुछ ध्यान नहीं रहता, इतने ज़्यादा उत्साहित और इतने ज़्यादा वह किलकारियों को करते रहते हैं। उसी में बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। साथ ही साथ ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते समय बच्चों के पैरों की ध्वनि से जो संगीत उत्पन्न होता है, पैरों की ध्वनि से संगीत नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन पैरों की ध्वनि से मतलब चलने की वजह से जो पैरों से जब चलते हैं तो उनके चलने की वजह से जो आवाज़ होती है, और आवाज़ होने के साथ साथ उनके पैर दिशाओं को छोटा कर देते हैं, उनके लिए दिशाएं छोटी पड़ जाती हैं। वह संगीत कवि को मृदंग की तरह लगती हैं। आगे, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बच्चों के लिए है, हमें और आपको तो छत कठोर लगेगी, लेकिन बच्चों को नहीं लगती है। तो यहाँ प्रश्न 2 है, ध्यान से, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो यहाँ आपको अपना भाव बताने की बजाय आपको पतंग उड़ाते समय क्या भाव आता है वो बताना है। तो पतंग उड़ाते समय कविता में कवि ने बताया ही है कि कविता में पतंग उड़ाते समय जो बच्चे हैं उनको छत कठोर नहीं, वो छतों को मुलायम बना देते हैं। तो यहाँ पर भी वही बातें आपको करनी है क्या, कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि जब पतंग उड़ाई जाती है तो इस समय सारा ध्यान पतंग पर ही होता है, कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास बिल्कुल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इसी में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब खतरनाक परिस्थितियों से हम एक बार रूबरू हो जाते हैं, जब उनसे एक बार हम आमना सामना कर चुके होते हैं, तो फिर उन कठिनाइयों से, उन परिस्थितियों से हमें पार पाने की एक आइडिया मिल जाती है, एक हमें उपाय पता रहता है कि हम अगर ऐसी मुसीबत आएगी तो हम इसके लिए क्या कहेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, जब आप प्रश्न का उत्तर नहीं करके आए रहते हैं, होमवर्क नहीं किए रहते हैं, तो सर को क्या रिप्लाई करना होता है ये आपको पहले से पता होता है, और सर क्या आपको दंड देंगे, क्या पनिशमेंट देंगे, इसको आपको पहले से ही आभास होता है, तो आप उसकी तैयारी पहले से किए रहते हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ कठिन परिस्थितियों को लेकर के भी है क्या, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम अपने अंदर के डर को खत्म होता देखते हैं। हम ज़्यादा
भयहीन हो जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है, हमारे अंदर अत्यधिक उत्साह, साहस व निडरता का भाव आ जाता है। अगला प्रश्न। अब इसके बाद ये 6 प्रश्न थे आपके। अब कुछ मेरी तरफ से कुछ पाठ से अतिरिक्त प्रश्न, पतंग कविता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगने चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इनका महत्वपूर्ण स्थान जरूर है। क्या है? कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है? तो कवि ने बताया है कि भादो गया, बरसात गई, तो ये सब जाने की बात है। वर्णन कैसे किया है? सुबह का दृश्य खरगोश की आँखों जैसा, खुला आसमान, कहीं भी किसी प्रकार की कोई बादल की कालिमा नहीं, और इसके साथ साथ जो धूप है वह खिलखिलाती धूप, खिलखिलाती धूप में तितलियों का मंडराना, ये सब क्या है? शरद ऋतु की बातें हैं, विशेषताएं हैं। शरद ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि सावन और भादों के महीनों में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही बादल एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। इस कारण कवि कविता में सवेरा होने की बात कहता है। और सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो लालिमा होती है वो ऐसे प्रतीत होती जैसे खरगोश की आँखों जैसी, जैसे खरगोश की आंखें लाल होती हैं वैसे ही सुबह का दृश्य होता है। और इसके साथ साथ वो ऐसा कह क्यों रहा है? क्योंकि खरगोश की आँखों का जो आँखों की जैसा जो दृश्य है, जो लालिमा दिखाई पड़ती है सूर्य की, वो उसको बहुत मनमोहक कर रही है, बहुत उसको मनमोहक लग रही है, आकर्षित कर रही है। और उसके साथ साथ शरद ऋतु की आने की बात कर रही है कि कई पुलों को, मतलब वो कई ऋतुओं को पार करके आया है। पिछले साल की शरद ऋतु के जाने के बाद इस साल शरद ऋतु आने तक कई ऋतुएं बीती हैं, इसीलिए उन्हें कवि ने उसको पुल को पार करते हुए बताया है। अगला प्रश्न। शरद ऋतु में दोपहर के समय का वर्णन कैसे किया गया है? दोपहर के समय का वर्णन शरद को बताया गया कि बालक की तरह चमकीली साइकिल चलाता हुआ दोपहर में किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाकर बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए इशारे से बुला रहा हो। और उसमें क्या कहने का तात्पर्य है? शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, जिससे कि बच्चों का समूह उस मौसम को देखकर पतंग उड़ाने के लिए बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कवि ने कविता में पतंग की क्या विशेषता बताई? कवि ने पतंग की विशेषता बताई है, बहुत हल्की होती है। क्या क्या है देखते हैं। पतंग हल्की और रंगीन कागज और बांस की सबसे पतली, लचीली एवं झुकाई गई लोहे की कीली से बनी होती है। लोहे की कीली क्या मतलब? यहाँ पर ये बांस की वो जो लकड़ी लगाई गई रहती है, ताकि पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, खुशियों से चिल्लाते हुए और खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। बच्चों की एक नई दुनिया दिखाई पड़ती है। और उसी में शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती रहती हैं। वहाँ पर बच्चे खूब झूमकर, खुशी से झूमते हुए पतंग को उड़ाते रहते हैं। ये अपने आप में एक अनोखा दृश्य है। और ये सब होता किसकी वजह से? पतंग की वजह से है। इसीलिए सब पतंग की ही विशेषताएं हैं, क्योंकि पतंग की वजह से ही ऐसा कुछ हो रहा है। अगर पतंग ना उड़ाते बच्चे तो वो खुशी से झूमते नहीं, वह किलकारियाँ न लगाते, वह चिल्लाते नहीं, और वह दौड़ करके जो छत को मुलायम करने की बात है, ये सब किसकी वजह से हुआ है? पतंग उड़ाने की वजह से हुआ है। कवि बच्चों की तुलना कपास से किस प्रकार करते हैं? वही कि जिस प्रकार कपास मुलायम और स्वच्छ एकदम साफ, वैसे ही बच्चे भी मृदुल, कोमल, स्वच्छ और निष्भाव, निष्काम से भाव सबके साथ व्यवहार करना, और किसी के साथ द्वेष की कोई भावना न रखना, पवित्रता उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ये सब बातें, और इसके साथ साथ एक बात और होती है, क्या? वो है निश्चलता। किसी के साथ वो छल नहीं करते हैं, जैसा आपके सामने हैं वैसे भी वो अंदर से हैं, ना कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। क्या है? कोमलता लेकर आते हैं, अर्थात बच्चों की भावनाएं भी स्वच्छ और कोमल और पवित्र होती हैं।
कवि के अनुसार पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कठोर ज़मीन का एहसास क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरीके से पतंग उड़ाने में रम चुके होते हैं, उनको इसीलिए एहसास नहीं होता। उनके मन में पतंग उड़ाने की खुशी जो होती है वह पतंग के साथ साथ उनकी जो खुशी है वह भी आसमान में उड़ रही होती है। वो केवल आसमान में उड़ती हुई पतंग को ही ध्यान में रखते हैं, बाकी क्या कुछ हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इससे उनसे कोई मतलब नहीं होता है। देखते हैं, जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी पर घूम घूम कर उनके आसपास आ रही हो। कौन? पृथ्वी भी। और बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें लगता है कि भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर ज़मीन का एहसास भी नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर ज़मीन और नरम ही महसूस होती है, क्योंकि उसमें बच्चे पतंग उड़ाने में अत्यधिक उत्साहित होते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि पतंग उड़ाने की खुशी होती है और बाकी कुछ भी उनको भान नहीं रहता है कि क्या कुछ है। इसके बाद छठा प्रश्न, बच्चों के लचीले शरीर का वर्णन कवि ने कविता में किस प्रकार किया है? लचीले शरीर का वर्णन कविता में कवि ने इस प्रकार किया, जैसे वृक्ष के टहनियों को खींचने के बाद वे फिर से वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती हैं, वैसे ही बच्चों का शरीर भी है, इतना लचीला है कि वह कब झुक करके किनारों पर गिरने से खुद को बचा लेते हैं लचीलेपन की वजह से, ये पता ही नहीं चल पाता है। ठीक वैसे ही उनका शरीर लचीला होने की वजह से अपने स्थान पर पुनः वापस आ जाता है, जिस प्रकार से वृक्ष की टहनियों को खींचने पर वह फिर वापस अपने स्थान पर पहुंच जाती हैं बिना किसी परिवर्तन के। वैसे ही क्या पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे ढोल नगाड़ों पर झूमकर नाचता कोई व्यक्ति, और दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे पेड़ की लचीली डाल हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है सही सलामत, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का लचीला शरीर फुर्ती से इधर उधर भागते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पुनः अपनी पहली अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, बच्चों को छत से गिरने से कौन बचाता है? उनका वही लचीला शरीर। क्या बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का जो लचीलापन है, लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। किसी भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों तक बच्चे पतंगों की डोर अपने हाथों में थामकर पतंग उड़ाते हैं और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं, अर्थात बच्चे अपने आप को उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न पूरा हुआ, प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आप इन्हीं प्रश्नों को दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार देखिएगा, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आया, ऐसे कौन से शब्द हैं जो नहीं समझ में आए। प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में उसका अर्थ आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, परीक्षा के दृष्टि से अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।